अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा जो फोर्थ रेडियोलॉजिक साइन ऑफ लंग डिजीज़ है विच इज़ लाइन आर बेंट लाइक ओपेसिटी। और अपने बुक का पेज निकाले, पेज नंबर 44, उस पर ये वाला टॉपिक है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेप्टल लाइंस के बारे में। ठीक है, सेप्टल लाइंस। लेकिन सेप्टल लाइन से पहले हम थोड़ी सी एनाटॉमी समझ लेते हैं, दैट व्हाट इज इंटरलोब्यूलर सेप्टास इन लंग। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो हमने लोब्स का पढ़ा था। ठीक है, लोब्स क्या करता है, वो फिशर्स के जरिए डिवाइड होता है। ठीक है, राइट में दो लॉब्स थे एंड लेफ्ट में हमारे पास 3 लॉब्स थे। ठीक है, तो वो फिशर के जरिए डिवाइड होती थी। लेकिन लोब्यूल्स, उसी लोब में फिर डिफरेंट लोब्यूल्स होती हैं और वो लोब्यूल्स एक दूसरे से इंटरलोब्यूलर सेप्टा के जरिए डिवाइड होती हैं। ये एक स्पेस होता है, सेप्टा होता है, जो लोब्यूल्स को आपस में क्या करता है, डिवाइड करता है। लोब्यूल जो है ये आपके पास हेक्सागोनल शेप के होते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करता है, असल में जो सारा एक्सचेंज है ना, गैसियस एक्सचेंज, ये लोब्यूल्स के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी समझ लेते हैं। लोब्यूलर ब्रोंकियोल्स जो है ना वो इंटर हो रहे हैं लोब्यूल में। ठीक है, देन वो जाके डिवाइड होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में। आगे वो एयर सेक बनाते हैं एंड उसमें हमारे पास क्या होता है, एल्वेलाई, जिसमें गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, जो गैसियस एक्सचेंज में आपके पास हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई इंटरलोब्यूलर सेप्टा विच डिवाइड लोब्यूल्स। ठीक है, जो आपके पास गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन प्ले करती है। ठीक है, अब जो इंटरलोब्यूलर सेप्टा है ना आपके पास, ठीक है, इंटरलोब्यूलर सेप्टा, इनमें ये जो सेप्टा मैंने बनाया था, इनमें लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और आपको पता है लिम्फेटिक वेसल्स किस चीज का काम जो है वो प्ले करती है, लिम्फेटिक वेसल ड्रेनेज करती है। ठीक है, जब कभी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, नॉर्मली दीज आर नॉट विजिबल ऑन द चेस्ट एक्सरे। ठीक है, इंटरलोब्यूलर सेप्टा चेस्ट एक्सरे पे आपको कभी भी नजर नहीं आएगी अगर नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन एबनॉर्मली अगर इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अगर इस सेप्टास की थिकनेस इंक्रीज हो जाए अपने नॉर्मल से, देन ये चेस्ट एक्सरे पे एज अ सेप्टल लाइंस आपको नजर आएंगी और वो सेप्टल लाइन को हम स्पेसिफिकली इन दिस केस कहते हैं कर्ली बी लाइंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कर्ली बी लाइंस। अब कर्ली बी लाइन की थोड़े से हम जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लेते हैं। इधर तक समझ आ गई? कर्ली बी लाइंस के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लेते हैं कि कर्ली बी लाइंस हमें किस फॉर्म में दिखेंगी। ठीक है, कर्ली बी लाइंस। ठीक है, अब इसका सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इस तरह। सेकंड नंबर जो है, इसका जो लेंथ है ना, लेंथ, ये नॉट मोर देन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा, अप टू 2 सेंटीमीटर होगा या इससे थोड़ा सा कम। थर्ड नंबर फीचर है, ये पेरिफेरीज ऑफ लंग्स पे आपको नजर आएगा। ठीक है, तो आपने इन तीनों फीचर को जहन में रख के लाइन को या बेंड को जो है डिटेक्ट करना है, डायग्नोस करना है कि ये है कर्ली बी लाइंस। ठीक है, अब इसके काजेस पढ़ते हैं कि कर्ली बी लाइंस किस वजह से आपके पास दिखता है, या ये जो थिकनेस होती है ना इंटरलोब्यूलर सेप्टा की। ठीक है, इंटरलोब्यूलर सेप्टा की ये जो थिकनेस आपके पास इंक्रीज होती है एंड देन वो इन द फॉर्म ऑफ कर्ली बी लाइंस आपके पास दिखता है, तो इनकी काजेस क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले अपने पास नोट करें इंटरस्टिशियल पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी एडिमा, जब वही इंटरस्टिशियल स्पेस मैंने बताया ना कि इंटरलोब्यूलर स्पेस होता है, सेप्टा होता है, अब उसमें अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज हो जाए, ठीक है, जब इंक्रीज हो जाए तो वो पल्मोनरी एडिमा को आपके पास इंडिकेट करेगा और पल्मोनरी एडिमा इन द फॉर्म ऑफ कर्ली बी लाइंस आपको विजुअलाइज होंगी ऑन द चेस्ट एक्सरे। ठीक है, सेकंड नंबर है लिम्फेजाइटिस कार्सिनोमेटोसा। लिम्फेजाइटिस
कार्सिनोमेटोसा। ठीक है, क्या होता है कि जब ये वेसल्स, ये जो इंटरलोब्यूलर सेप्टा है ना, इनमें वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स है, यही वेसल्स अगर आपके पास इन्फ्लेम्ड हो जाए, इनमें इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाए या इन्फेक्शन कॉज हो जाए और वो लीड करे टू द कार्सिनोमा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं लिम्फेडेटाइटिस कार्सिनोमेटोसा। ठीक है, ये दो ऐसे काजेस है जिसकी वजह से आपको कर्ली बी लाइंस चेस्ट एक्सरे पे पॉजिटिव नजर आएंगी। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर में आपके पास हमने पहले पढ़ लिया सेप्टल लाइन, सेप्टल लाइन में हमने कर्ली बी लाइंस को पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं स्कार्स पे कि स्कार लाइन और बेंड आपको कैसे दिखेगी। हम लाइन और बेंड को पढ़ रहे हैं ना, तो कौन से स्कार? प्लेरो पल्मोनरी स्कार्स। ठीक है, सेकंड नंबर पे है प्लेरो पल्मोनरी स्कार्स। अच्छा, स्कार्स हमने इससे पहले कहीं पे जब पढ़ा था तो हम कह रहे थे कि ये स्कार्स जो है ना आपको कभी प्रीवियस सर्जरी से भी जो है हो सकते हैं। ठीक है, इधर भी वही बात है, अगर आपके पास स्कार्स दिखती हैं, ठीक है, स्कार्स दिखती हैं, स्कार्स का मतलब ये है कि कोई प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ था, प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, और या इन्फ्लेमेशन हुआ था, उसने अपने जो है स्कार्स छोड़े हैं, वो खत्म हो चुका है। एक तो ये है। अगर आपके पास बैंड्स दिखते हैं, ठीक है, इस तरह बैंड्स दिखते हैं या डिस्क्स दिखते हैं, ठीक है, इस तरह डिस्क दिखते हैं या बैंड्स दिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था ना, बैंड और डिस्क शेप्स जो थी वो किस चीज की जो है आइडेंटिफिकेशन थी, वो हमारे पास आइडेंटिफाई करता था डिस्कॉइड एटिलेक्टेसिस को। याद है ना कि मैंने बोला था कि डिस्कॉइड एटिलेक्टेसिस या एक और नाम हम इसको बोलते थे लीनियर एटिलेक्टेसिस। ठीक है, तो डिस्कॉइड और लीनियर एटिलेक्टेसिस में क्या होता था, बेंड और डिस्क लाइक जो है हमारे पास ओपेसिटीज नजर आती थी। डिस्कॉइड एटिलेक्टेसिस या लीनियर एटिलेक्टेसिस, कौन सा एटिलेक्टेसिस था, कौन सी लंग कोलैप्स थी, जो हाइपोवेंटिलेशन की वजह से आपके पास ऑकर होती थी। ठीक है, यहां तक। फिर थर्ड नंबर आ जाए, थर्ड नंबर आपके पास है इम्फाइसिमेटस बुलाई। ठीक है, इस बुलाई को हम ब्लिप्स भी कह सकते हैं, याद रखनी है ये बात। ठीक है, अच्छा, अब बुलाई किसे कहते हैं या ब्लिप्स किसे कहते हैं? बुलाई और ब्लिप्स। अब ये जो है ना आपके पास होती हैं थिन लाइन ओपेसिटीज होती हैं, लाइंस होती हैं लेकिन वो थिन होती हैं। ठीक है, ओपेसिटीज। अब ये किस कंडीशन में होंगी? बुलाई और ब्लिप, इसके साथ गिवन है नेम इम्फाइसिमेटस कंडीशन में होगा। व्हाट इज इम्फाइसिमेटस कंडीशन? जब आपके पास क्या होगा, एल्वोलार डैमेज होगा, एल्वोलर वॉल डैमेज होगा। ठीक है, तो एयर सेक विजिबल नजर आएगा अब आपको। ठीक है, एयर सेक जो है या एल्वोलाई जो है वो नॉर्मली नजर तो नहीं आता ना चेस्ट एक्सरे पे, लेकिन इन दिस केस वो विजिबल हो जाएगा क्योंकि उसका जो डायमीटर है ना अब वो 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, एल्वोलाई इनलार्ज हो गए हैं। ठीक है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लेब्स या बुलाई आपके पास नजर आएंगी। इस तरह जो है थिन लाइन ओपेसिटीज आपको नजर आएंगी ऑन द चेस्ट एक्सरे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि बुलाई और ब्लिप्स जो है इन्फाइसिमेटस कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें एल्वोलायर वॉल डैमेज हो जाती है, डायमीटर उसका वॉल का इंक्रीज हो जाता है और एल्वोलाई जो है ना वो इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, इनलार्ज जिसकी वजह से वो आपको नजर आएगा ऑन द चेस्ट एक्सरे। ठीक है, उसके बाद आपके पास फोर्थ नंबर और बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो इसका है वो है प्लूरल इज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लूरल इज। अब प्लूरल इज किसे कहते हैं? जब प्लूरल इज जो है ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो चेस्ट वॉल है, ठीक है, वो चेस्ट वॉल है और ये आपके पास वो प्लूरल एरिया है या पल्मोनरी जो है एरिया है, लंग है आपके पास। ठीक है, अब एक लाइन आपको नजर आएगी पैरेलल टू द चेस्ट वॉल। ठीक है, चेस्ट वॉल के साथ एक लाइन आपको पैरेलल नजर आएगी जिसको हम प्लूरल इज कहते हैं और ये आपके पास सीन होगा नीमोथोरैक्स में।
ठीक है। नीमोथोरिक्स कौन सा कंडीशन है, जब एयर आपके पास प्लेउरल स्पेस में आ जाता है, ठीक है। तो ये होगा प्लेउरल इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, नीमोथोरिक्स का ऑन द चेस्ट एक्सरे, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्लेउरल स्प्लिट का, क्या यहाँ पे जिक्र नहीं है लेकिन अपने पास नोट कर ले, प्लेउरल स्प्लिट क्या चीज है। जब प्लेउरल इफ्यूजन होती है ना आपके पास, आपको पता है ना कि जब प्लेउरल इफ्यूजन होती है तो विजराज एक दूसरे से अवे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वो विजराज थे आपके पास, सॉरी लेयर्स थे ना आपके पास, विजरल और पेराइटल, ठीक है। ये दो लेयर्स थे उसके लंग्स के ना, आउटर कवरिंग जो होती है। अब इसमें इफ्यूजन हो गया है, ठीक है। तो ये अब एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। अब इस कंडीशन में ये आ गए हैं, ठीक है। अब एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, स्प्लिट हो गए हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ प्लेउरल स्प्लिट आपको रेडियोग्राफ पे नजर आएगा, ठीक है। इनके जो विजराज है या इनके जो लेयर्स है ना वो एक दूसरे से अवे नजर आएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है प्लेउरल इज नीमोथोरिक्स में, प्लेउरल स्प्लिट प्लेउरल इफ्यूजन में आपके पास अच्छे से विजुलाइज होगा ऑन द चेस्ट एक्सरे, ठीक है। ये आपके पास टॉपिक था सारा का सारा, फोर्थ रेडियोलॉजिक साइन ऑफ लंग डिजीज विच इज लाइन और बेंड लाइक ओपेसिटीज। इसमें सबसे पहले सेप्टल लाइन का याद रखना है, उसमें करली बी लाइन, एंड देन हमारे पास जो है स्कार्स का याद रखना है, बुलाई का याद रखना है, प्लूरल इज एंड प्लूरल स्प्लिट। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा वाइड स्प्रेड स्मॉल पल्मोनरी ओपेसिटीज पे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।